तो वो अपनी अपनी इनकी आर्टिकल्स निकाल लो और पढ़ना शुरू करो। अच्छा, मेरे से आप क्या चाहते हो, इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैंने आप लोगों को करा दिया था, सिर्फ मैं आप लोगों से रिवीजन कराऊं या लाइन टू लाइन करोगे? मैम रिवीजन करा दो। रिवीजन मैम। रिवीजन करना ना, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑब्वियसली हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है हमारा इंस्पिरेशन, एक होता है हमारा एक्सपायरेशन। दो चीजों के बारे में हम यहाँ पे कवर अप करके चलते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, इंस्पिरेशन जो होता है आपका, उसमें हमारी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है। अब इनकी लोकेशन क्या होती है इंटरकोस्टल मसल्स की, कहाँ पे लोकेटेड होती है? मैम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। आपकी जो रिब्स होती है ना, उनके बीच में प्रेजेंट होती है, रिब्स की बीच में ही प्रेजेंट होती है। समझ में आया इतना? अब इसके अंदर एक्सिस आप लोगों को याद रखना होता है। अब एक्सिस कहाँ है, हाईलाइट किया हुआ होगा ना सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी में ही है। चलो बताओ फिर, इंस्पिरेशन के लिए कौन सा एक्सिस होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो याद रखना है, इंस्पिरेशन के लिए मसल्स कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक्सिस कौन सा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। अब ऑक्सीजन हमें बॉडी के अंदर लेके जानी है, तो इसका मतलब हमें डिफ्यूजन पता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लंग्स के अंदर जो आपका प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? लो होना चाहिए मैम, वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में जो इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और एक्सपायरेशन के केस में हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म दे देते हैं। जब हमारा पुल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर है हमारे लंग्स में, नेगेटिव प्रेशर है लंग्स में एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक्सपायरेशन के केस में पॉजिटिव प्रेशर है। तो कितनी चीजें याद की हमने इंस्पायरेशन के केस में? Anterior, posterior axis, external intercostal muscles, or like in the low pressure as compared to atmosphere. पोस्टीरियर एक्सिस, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, इसका जो इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर है वो कैसा है, लो है, नेगेटिव है। इसके अंदर जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। increase, थोरेसिक वॉल्यूम increase, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वो ये तो हमको सिंपल पता है कि गैस अंदर जाएगी तो इंक्रीज होगा ही होगा। कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एज वेल एज ये एक्सिस में कंफ्यूज होता है। ये वाली चीजें क्लियर है सबको? और अगर मैं डायफ्राम के बेसिस पे आप लोगों से पूछूं, और उसका डिक्रीज होता है डायफ्राम, मतलब अंदर की तरफ चल जाता है। डिक्रीज थोड़े ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपायरेशन में रिलैक्स। यस मैम। इंस्पायरेशन में डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। और एक्सपायरेशन में अब देख लो एक्सपायरेशन के बारे में क्या क्या चीजें बताते हैं जो हमने अब तक देखी। सबसे पहले एक्सपायरेशन, गैस बॉडी से बाहर जाएगी, तो इसका मतलब थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक्सिस कौन सा होगा यहाँ पे,
डोर्सो वेंट्रल एक्सिस होगा। जो पल्मोनरी प्रेशर होगा वो कैसा होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज हाँ, होगा। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। पल्मोनरी जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर हमको क्या रखना है यहाँ पे? कम है। कम। नहीं ज्यादा होगा ना इसमें, ज्यादा रखना है। तो लाइन देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ना जरा है पूरी लाइन। इंक्रीज इन पुल्मोनरी वॉल्यूम, पुल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगा, जो कि डिक्रीज कर देगा इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, which force the air from outside to move into the lungs। सही है लाइन या नहीं है? यस मैम। यस मैम। क्यों सही है? ये लाइन हमको क्या बता रही है, इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन? मैम इंस्पिरेशन बता रही है। इंस्पिरेशन है मैम। एग्जैक्टली, डायरेक्टली समझ में आ रहा है हमको, क्योंकि यहाँ लिख रहा है पुल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो तो इंस्पिरेशन के केस में होता है। और इनसाइड प्रेशर, इनसाइड पुल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज नेगेटिव किसके केस में होता है? इंस्पिरेशन के केस में होता है। तो ये लाइन इन्होंने इंस्पिरेशन के बारे में लिखी हुई है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। और एक्सपायरेशन के केस में द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो वापस अपनी स्टेज में आएंगी, स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, और थोरेसिक जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। ये सब किसके केसेस है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। 1 मिनट में एक इंसान कितनी बार ब्रीथ करता है? 72 पर मिनट। तो अगर हम इसका पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाए या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए, तो हम कैसे बनाएंगे? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सबसे पहले इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है आपका? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। पुल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज। पुल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है और यहाँ पे इंटरनल। इंटरनल। यहाँ पे कौन सा एक्सिस है? एंटीरियर एक्सिस है, एपी एक्सिस है। और यहाँ पे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस है। इसके अलावा और कुछ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना? पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे कम है, मतलब नेगेटिव है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव। डन इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टर्नम वाला बता दो एक बार। कौन से वाला बेटा? स्टर्नम। अच्छा, स्टर्नम वाला देखो ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन के केस में पुल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम किसी चीज का क्या हो, जब चीजों को हम बाहर की साइड पुश करेंगे, तो जो इसका स्टर्नम है वो किधर जाता है? अपवर्ड मूव करता है और आउटवर्ड मूव करता है स्टर्नम। और एक्सपायरेशन में पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करना है, अंदर की साइड लेके जाना है, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूव होगा और इनवर्ड मूव करेगा। मैम एक बार एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस डोर्सो वेंट्रल एक्सिस वाला दोबारा बता दीजिए। ये क्या होता है ना, जब आपका इंस्पिरेशन के केस में आपका स्टर्नम ऊपर की साइड जाता है और अंदर की साइड मतलब आउटवर्ड साइड में जाता है, ताकि जो अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। इसको एक्सिस बोलते हैं कि किस एक्सिस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। एंटीरियर बाहर की साइड, पोस्टीरियर ऊपर की साइड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे डोर्सो नीचे की साइड, वेंट्रली अंदर की साइड। ओके मैम, आ गया समझ।
ठीक है, तो ये हमको सबसे पहला केस याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग को लंग्स के बारे में चीजें, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी ये सब याद कराया था कि लंग्स में कौन सा कंडक्टिंग रीजन होता है, कौन सा रेस्पिरेटरी जोन होता है, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, याद कराया था ना बहुत अच्छे से। यस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पे बच्चों को होती है। चलो फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, मसल Last. है ना। मैम इंस्पिरेशन में स्टर्नम डोर्सल वेंट्रल से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ शायद एक्सपायरेशन का नहीं बोला, यहाँ शायद एक्सपायरेशन का नहीं बोला है। क्या बोल रहे हो बेटा? अनीशा देखो चेक कर लेते एक बार फिर से उसको। देखो बेटा अनीशा, ये रहा आपका यहाँ पे, पढ़ो इस लाइन को। अनीशा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड कब होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पूरा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है। सेम आगे इन्होंने एग्जैक्टली लिख के दिया हुआ है हमको, ये रहा देखो, अभी दिखाया था ना मैंने आपको, ये रहा। स्टर्नम causing an increase in the thoracic chamber in the dorsoventral axis, ये dorsoventral axis में इंक्रीज करा रहा है। चलो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में डिफरेंस पता है सबको? कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, Yes, ma'am. क्या डिफरेंस होता है कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी में? कंडक्शन जो सिर्फ एयर को एटमॉस्फेयर से कहाँ तक लेके आएगा? Lungs तक. लंग्स तक लेके, मतलब सिर्फ का काम है कंडक्शन करने का। हमारे लंग्स का वो पार्ट, उसको बोलेंगे हम आपका कंडक्ट। कंडक्टिंग पार्ट एग्जैक्टली वो पार्ट जो डिफ्यूजन करा रहा है उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट। तो आपका नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है, क्योंकि वहां वाले पार्ट में कहीं पे रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, कहीं पे डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। लेकिन एल्वेलाई और एल्वेलाई के अंदर जो डक्ट्स है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन होता है, वो एग्जैक्टली क्या है हमारा? एक्सचेंज रेस्पिरेटरी पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन इन्होंने बता दिया क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स तक लेके आना, ये था। समझ आया यहाँ तक? कंडक्ट और रेस्पिरेटरी वाला क्या है? अब यहाँ पे आ जाओ वापस। अब हमको पता है 2 पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो रहा है ये, देन उसके बाद हमारे पास क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया होता है, बीच में आपका लेरिंग्स, लेरिंग्स को ही हम बोल देते हैं आपका साउंड बॉक्स वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। जितना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी साउंड की जो पिच है वो हाई होती चली जाएगी। कार्टिलेज का बना हुआ है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपका जो एपिग्लोटिस है वो किसको कवर अप करके रखता है? एपिग्लोटिस, Glottis को. फूड पाइप को। फूड पाइप को कवर अप करके विंड पाइप, ग्लॉटिस को करता है विंड पाइप को कवर करके रखता है ताकि उसके अंदर कोई फूड पार्टिकल ना जा पाए। याद रखना है किसको कवर अप करके रखता है? विंड पाइप को। और विंड पाइप क्या है हमारा? ट्रैकिया, ट्रैकिया है। एपिग्लॉटिस। हाँ, एपिग्लोटिस उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है। एपिग्लोटिस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग जो आपका ग्लोटिस है कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। आपके larynx में ये फूड का कोई पार्टिकल ना जा पाए, इस चीज को प्रिवेंट करता है। फिर हमारे पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, लॉन्ग? क्या एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होती है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब नहीं होती, छोटी छोटी कार्टिलेजिनस रिंग से मिलके बनी होती है। इसको हमने कार्टिलेजिनस रिंग से क्यों बनाया है?
ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया है? बिकॉज मैम जो कार्टिलेजियस रिंग होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मैम वो कोलैप्स करने से बचाती है। कोलैप्स करने से भी बचाते हैं। कोलैप्स नहीं होती मैम उसमें। वो कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट रिंग शेप, सी शेप। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई है, कोलैप्सिंग से उसको प्रिवेंट करती है। और फिर यही ट्रैकिया आगे लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो रहा है। किस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है ये? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लिया हुआ है ना सबने इसको, फिफ्थ थोरेसिक। अभी थोरेसिक आप लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है कौन सा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, याद है ना? वहां पे CTLSC, C4 सर्वाइकल, फोर थोरैसिक चैम्बर, सिक, L4 लंबर, 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 कॉकेट्स, कॉक्सिक्स, काउंट 11, 7 12, 5, 1, 1. 1 कॉकेक्स ये ट्रिक से याद गया, 7 5 1 1 सिंपल। तो ये जो आपकी थोरेसिक में जो 12 ऐसे रिंग्स है ना, 12 बोन्स है, उन 12 में से 1 2 3 4 5 इस फिफ्थ वाली पोजीशन पे आके आपका ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो रहा है। आया समझ में? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा का मतलब क्या है? वर्टिब्रा क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये सारी की सारी बोन्स मिलके क्या बना रही है आपका? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बना रही है। सारी बोन्स के नाम याद है ना? अच्छा टोटल कितनी बोन्स थी? 206, 206, ट्रिक याद है ना इसकी? हमारी एक आर्म में कितनी बोन्स होती है टोटल? 30, 30, 30 30 और दोनों लेग्स में टोटल 90 तो वही हो गई हमारी। जो हमारी ये लिम्फ वाली बोन्स होती हैं, बता दें स्केलेटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। यस मैम, एक्सियल वाली में एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है टोटल? 80, 130, 120, अपेंडिकुलर मैम 4, कंफ्यूज हो रहे हो, चेक करके आना। उल्टा एक्सियल होगा मैम, अपेंडिकुलर एक्सियल अपेंडिकुलर याद करके आना। शोल्डर बोन, हिप बोन, सारी चीजें याद कराई थी एक एक आप लोगों को। वही है एक्सियल में तो 80 होती है ना। जिस दिन मैंने पढ़ाया था उस बात से कभी ओपन नहीं करके देखे होंगे ना वो नोट्स, वापस से खोल के भी नहीं देखे होंगे। जितना अच्छे से उस दिन याद हो गया था अब नहीं याद आएगा, लेक्चर देखना पड़ेगा फिर से आप लोगों को। तो इसलिए बोलती हूँ एक बार जो चीज पढ़ाई जाती है उसको बार बार रिवाइज करते रहा करो। यस एग्जैक्टली, अपेंडिकुलर में 126 होते हैं और उसमें एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं। एग्जैक्टली। फेशियल बोन्स आपको सारी याद कराई थी, क्रेनियम बोन्स आपको याद कराई थी, रिब्स वाली टोटल याद कराई थी, कौन सी फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, फॉल्स रिब कौन सी होती है, ट्रू रिब्स कौन सी होती है। पूरा ह्यूमन आपको याद होना चाहिए एक एक चीज इसका। तो याद रहेगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। फिर यही ब्रोंकाई के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के ऊपर ही क्या होता है? एल्वेलाई होता है। एल्वेलाई क्या है आपका? वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। Each terminal bronchiole give rise to a number of thin irregular walled, जो ब्रांचिंग है नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये सब मिलके क्या बना रही है? पूरा का पूरा लंग्स बना रही है। लंग्स के अंदर दो लेयर्स होती हैं, इन दोनों लेयर्स में से आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं? आउटर वाला जो डायरेक्ट रिब्स के कांटेक्ट में है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेराइटल, पेराइटल पेरीफेरी वाला, बाहर वाला, और अंदर वाला डिस्टल, विसरल, प्लूरल, विजरल प्लूरा। याद रखना
विजरल जो लंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में है विजरल। पेराइटल पेरीफेरी पे जो है, बाहर की साइड जो है, पेराइटल प्लूरा, विजरल प्लूरा, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज को, फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। कहीं पे भी कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो वहां पे एक फ्लूइड जरूर मिलेगा हम लोगों को, और हमेशा किस चीज को प्रिवेंट कर रहा होगा, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को। देन वी हैव डायफ्राम। डायफ्राम की शेप कैसी दिखती है हमको, डॉम शेप। डोम शेप। ठीक है, डॉम शेप डायफ्राम होता है। कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट आपको बता ही दिया है मैंने पूरा का पूरा। ये सब क्या है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ये रेस्पिरेशन वाले स्टेप्स है ना, ये वाले क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैंने ना डॉक्टर अली में क्वेश्चंस देखे थे कुछ इस टाइप से कि पॉइंट कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। ये वाले ना रेस्पिरेशन के स्टेप्स। यस मैम। देखो बेटा, तो सबसे पहले ब्रीथिंग हो रहा है, ब्रीथिंग या फिर जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आएगा एंड CO2 रिच एल्वेओलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ये लाइन समझ में आया? हमारे जो टिश्यूज है, हमको पता है टिश्यूज के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या होता है, आपका CO2 रिलीज होता है, वही टिश्यूज से सारा का सारा CO2 कलेक्ट करके ब्लड कहाँ तक ले आता है, आपके लंग्स तक लेके आ जाता है। तो लंग्स से CO2 बाहर निकलता है और CO2 आ जाता है। ये सब क्या होता है, डिफ्यूजन है, किसके थ्रू होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और इसको ट्रांसपोर्ट को कौन करता है गैसेस का, ब्लड करता है। ब्लड में भी आपका RBC करता है, आपका प्लाज्मा करता है। ये भी परसेंटेज मैंने आप लोगों को याद कराया हुआ था कि कौन कितना परसेंट करता है, RBC के थ्रू कितना होता है, प्लाज्मा के थ्रू कितना होता है, बाइकार्बोनेट के थ्रू कितना होता है। O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ये भी हम लोगों को पता है। ये चीजें बताऊं ब्लड और टिश्यूज वाला कैसे कैसे? मैम जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा सा सिमिलर नहीं है, क्योंकि एल्वियोलर मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है ना। एग्जैक्टली, फर्स्ट में इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रहा है, एल्वियोलाई से CO2 बाहर, मतलब एल्वियोलाई के अंदर जो फिल्ड है CO2 वो बाहर निकल रहा है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि जो डिफ्यूजन हो रहा है ना गैसेस का, अब वो डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड के अंदर अभी CO2 है, ठीक है, ये हमारी एल्वियोलाई है, तो इस एल्वियोलाई के अंदर CO2 कैसे जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। एल्वियोलाई तक O2 आ गया, यहाँ से O2 ब्लड के अंदर O2 कैसे आएगा, डिफ्यूजन के थ्रू आएगा, तो उन्होंने डिफ्यूजन बोला। फिर ये बोल रहे हैं कि इस ब्लड के अंदर ये गैस कहाँ से आएगी, यहाँ ये जो चीज है, ये जो वेसल है, इसके अंदर कैसे आएगा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा इस गैसेस को, ब्लड करेगा। और फिर इस ब्लड के अंदर CO2 कहाँ से आया, टिश्यूज के थ्रू आया, टिश्यूज ने जो सेलुलर रेस्पिरेशन करा, ये वो बोल रहा है। और जो ऑक्सीजन फिर हमने टिश्यूज को ले जाके दिया, उसका क्या करेंगे, वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। ओके मैम, आ गया समझ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ये चीजें हमको यहाँ पे समझाई हुई है। अब ये डायग्राम देख लो जरा, इस डायग्राम में क्या बोल रहे हैं, एयर एंटर हो रही है लंग्स के अंदर, आपका जो स्टर्नम है वो आउटवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने आप को, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, थोरेसिक जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज हो रहा है और अंदर एक नेगेटिव प्रेशर बना हुआ है। तभी तो बाहर पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड गैसेस आ रहा है। सेम इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, बाहर गैसेस जा रहा है, स्टर्नम अपने आप को अंदर की साइड पुश करेगा बिकॉज हमको गैस को बाहर निकालना है, और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करेगा, तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है ये वॉल्यूम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले पार्ट पे देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे याद करते हैं। अभी हम नॉर्मली बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हम जितना वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं वो हमारा कितना है, 500 है। टाइडल वॉल्यूम कितना है, टाइडल वॉल्यूम 500 पर मिनट। अगर हम इसको देखेंगे 6000 से 8000 ml रहेगा, ठीक है। अब अगर अभी आप लोग फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना, फोर्सफुली जितना हो सके ऑक्सीजन अपनी बॉडी में भर रहे हो, तो फोर्सफुली आप कितना कर सकते हो, 2500 से 3000, इसको एक सीरीज में लिखते चलना,
टाइडल वॉल्यूम 500, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। अभी आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो। ये कितना होगा? 1000 से 1100। फिर इसके बाद आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम बच जाता है वो क्या है? 1100 से 1200। बस ये 4 वैल्यूज आपको याद करनी है। इसके बाद तो फॉर्मूले याद करने होता है, सेम सीक्वेंस में याद करना। नॉर्मल कर रहा है, फोर्सफुल पहले गैस ले रहा है, फिर फोर्सफुली बाहर निकाल रहा है। फोर्सफुली बाहर निकालने के बाद गैस हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम बच जाता है? रेजिडुअल, यही रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में हमेशा रहता ही रहता है। इतना वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा गैसेस का, कभी कोलैप्स नहीं करेंगे। 500, 2500 से 3000, 1000 से 1100, 1100 से 1200। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। बताओ हो गया याद? नहीं याद हो रहा, एटलीस्ट 1-2 बार इसको खुद से लिख के देख लो, खुद से लिख लिख के करो, बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। डन? यस मैम। चलो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा फॉर्मूलेज पे। अब ये फॉर्मूले को क्या क्या हमको बता रहे हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे वॉल्यूम्स। वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? कैपेसिटी आर द एडिशन ऑफ मोर देन वन। एक से ज्यादा वॉल्यूम को हम कैपेसिटी बोलते हैं, कि हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। जैसे कि मेरी कैपेसिटी की मैं एक दिन में 6 से 7 घंटे लगातार बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, आपकी कैपेसिटी आप 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हो। तो वो कैपेसिटी हमको यहाँ पे देखनी है, एग्जैक्टली मैक्सिमम एबिलिटी, हमारी इंस्पायरेशन करने की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। तो एक तो मेरी नॉर्मल है टीवी, कि मैं नॉर्मल बैठी हूँ इतना 500, और मैं फोर्सफुली कर रही हूँ तो मैं कितना कर सकती हूँ? 2500 से 3000। तो दोनों को ऐड कर दिया, वो मेरी कैपेसिटी बन गई। ऐसे एक्सपायरेटरी की निकालेंगे तो मैं एक तो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रही हूँ, और जब मैं फोर्सफुली कराऊंगी तो 1000 से 1100। वो मेरा फोर्सफुल हो गया। तो ये दोनों तो क्लियर है बिल्कुल, हमको इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है याद करने में, ठीक है। फिर आ जाओ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? यस मनीषा बताओ। मैम इसमें वो लेने से मतलब कितनी वॉल्यूम रह जाती है, जो बची रहती है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारी होती है 11 से 1200 रहती है, तो वो हमेशा रहती है। प्लस जो हमने एक्सपायरेटरी मतलब निकाल दिया बाहर, तो उसको मिला के और दोनों को मिला के हमारे पास कितनी वॉल्यूम रह गई है, उसी बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ऐसे याद रखो, अभी एक बार आपने एक्सपायर किया ऐसे, तो एक्सपायर करने के बाद आपके लंग्स में कितनी गैस रह गई है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में कितनी गैस रह गई है? तो आपको पता फोर्सफुली कितनी बाहर निकाल सकते हो? 1000 से 1100। यस और आपके लंग्स में हमेशा कितनी रहती है? 1100 से 1200। दोनों को ऐड कर दो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब 500 निकालने के बाद इतनी हमारे लंग्स में रह जाती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल जो रेसिड्यू है हमारी बॉडी के अंदर, फंक्शनल जो हम फोर्सफुली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारी बॉडी में रह गया, तो एक तो हम फोर्सफुली कितने निकाल सकते हैं? 1000 से 1100, और हमारे लंग्स में हमेशा रेजिडुअल रहता है 1100 से 1200। मैम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो हम नॉर्मल इंस्पायर कर लेते हैं उसके बाद जो रह जाता है वो होता है ना? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, रह जाता नहीं है, कितना मैं इंस्पायर कर सकता हूं, कैपेसिटी कितनी है मेरी नॉर्मल इंस्पायरेशन के साथ। नॉर्मली मैं 500 करती हूँ, लेकिन अगर मैं फोर्सफुली करूँ तो मैं फोर्सफुली 2500 से 3000 कर दूं, तो दोनों मिला के मेरी कैपेसिटी बन गई, नहीं बन गई? यस। देखो, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैं कितना इंस्पायर कर सकती हूँ, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैं कितना एक्सपायर कर सकती हूँ। ऐसे डेफिनेशन पे जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इंस्पायरेशन कैपेसिटी मेरी कितनी कैपेसिटी है? मेरी कैपेसिटी एक नॉर्मल 500 और फोर्सफुली 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना एक्सपायर करने की कैपेसिटी है? नॉर्मल 500 और बाकी 1000 से 1100।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेरी कितनी फंक्शनल है, नॉर्मल करने के बाद नॉर्मली टीवी में 500 निकल जाता है और उसके बाद कितना बच जाता है, एक्सपायर फोर्सफुली मैं 1000 से 1100 कर सकती हूँ और रेजिडुअल हमेशा 1100 से 1200 रह जाता है। याद हुई तीनों? यस मैम। फिर आ जाती है हमारी वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब ईआरवी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हो आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। बताओ आया समझ में? यस मैम। और टोटल लंग कैपेसिटी हम सबको प्लस कर दें। सारी कैपेसिटीज को ऐड कर दें। सभी सारी वॉल्यूम वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा। फॉर्मूला ध्यान से देखो, याद रखना फॉर्मूला डिफिकल्ट हो जाता है इसमें भी मेरा। कैपेसिटी प्लस आरवी, वीसी प्लस आरवी भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर आप आरवी, ईआरवी, आईआरवी, टीआरवी इनको ऐड कर दो। यस मैम। ठीक है? मैम टोटल लंग कैपेसिटी एक और बार बता दो। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है। मतलब मैंने एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन मैंने किया, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन मैं कितना कर सकती हूं। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या आएगा, एक तो मेरा नॉर्मल आएगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मैं कितना करती हूँ, आईआरवी करती हूँ, और मैं कितना निकाल सकती हूँ एक्सपायरेशन में फोर्सफुली, वो भी तो मेरे लंग्स के अंदर ही रहती है ना ईआरवी, और मेरी रेजिडुअल हमेशा मेरे लंग्स में रहती है, तो इन्हीं को हमने ऐड कर दिया सबको। और मैम हाँ बोलो। मैम फोर्सफुल के बाद हमारे लंग्स में कितनी प्रेजेंट होगी वो ना? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, ओके कितनी कैपेसिटी है मेरे लंग्स की कि मैं इतना ले सकती हूँ बॉडी के अंदर, वो। अब टोटल ये हमारा जो आपकी वीसी होता है, वीसी इज ऑल्सो नोन एज टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, और इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, वीसी। तो फॉर्मूला बन गया वीसी प्लस आरवी किसका, टोटल लंग कैपेसिटी का। अब इन फॉर्मूलाज को यहां पे अप्लाई करो। देखो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा, वीसी। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। और अगर हम इसके अंदर से क्या हटा दे, आपका वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा, और टोटल लंग कैपेसिटी कैसे बनेगा हमारा, रेजिडुअल वॉल्यूम और जोड़ रहे हैं वॉल्यूम इसके अंदर बस आरवी हो रहा है, वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। कर दो तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल बन जाएगा। सेम ऐसे कर लो यहाँ पे, ऊपर वाली तीनों क्या मिला, वाइटल, वाइटल कैपेसिटी, चारों को मिला के टोटल टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी। ये हमारा बन गया। एक कैपेसिटी रह गया, टोटल कितनी कैपेसिटी है हमारे पास, 5 कैपेसिटी कितनी है, 3 मैम। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और नॉर्मल। कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वीसी, और टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, नॉर्मल प्लस आईआरवी, और टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईसी का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, फंक्शनल एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ईआरवी प्लस आरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी। वाइटल कैपेसिटी ऊपर वाली तीनों ऐड कर दो, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, और टोटल लंग कैपेसिटी में वीसी प्लस आरवी। बताओ सारे फॉर्मूले हो गए क्या यहीं से याद? यस मैम।
तो इसी में अगर मैं आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लगाऊं तो उसको कैसे लगाएंगे, लास्ट वाली दोनों को ऐड कर दो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ऊपर वाली इन दोनों को ऐड कर दो तो आपकी आईसी बन गया, और ऊपर वाली और थर्ड वाली को ऐड कर दो तो आपकी ईसी बन गया। तो टोटल वी हैव 5 कैपेसिटी। फिर से लिखना जरा इनको, पांचों की पांचों कैपेसिटी को, आईसी, ईसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, देन टोटल वन कैपेसिटी। कोई जल्दी से और कोई भी चिटिंग करके नहीं लिखेगा, जिसको याद हुआ वो लिखो फटाफट से। हो गया? यस मैम। बताओ फिर से। आईसी इज इक्वल्स टू टीवी टीवी प्लस टीआरवी टीवी प्लस ईआरवी ERV plus RV। वाइटल कैपेसिटी प्लस आईआरवी ERV plus IRV plus IRV। टोटल कैपेसिटी प्लस आरवी Vital capacity plus residual volume। इन शॉर्ट। मैम वाइटल कैपेसिटी को टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कर दो। हाँ कुछ भी कर लो भाई, आप अपनी बेसिक मैथ लगा डालो ना। देखो बन गया ना? यस मैम। यस मैम। चलो, तो भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आ जाता है, इसको तो भूलना ही नहीं है। अब लास्ट मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था ये भी टेबल याद करा दी थी। अब आई डोंट नो बच्चों को याद होगी इसको। अब हमको सिंपल सा लॉजिक तो पता ही है, डिफ्यूजन में क्या कराना है। डिफ्यूजन में गैस जहां से जहां लेके जानी है, एक का हाई करना है, एक का लो करना है, प्रेशर लो हाई के कंपैरिजन में लेके चलना है। अब मेरे को ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लंग्स तक लेके आना है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 159। तो एल्वेलाई का ऑब्वियसली उससे कम रखना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, 104। 104। अब CO2 एयर के अंदर हमको याद है कितना होता है, 0.3। एल्वेलाई से ज्यादा होगा 40। अब एल्वेलाई से हमको उसको कहाँ लेके जाना है, ब्लड तक लेके जाना है ना। और लंग्स में आ गया ना ऑक्सीजनेटेड, एल्वेलाई लंग्स में, इसको ब्लड में लेके जाना है। तो ब्लड के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड या ऑक्सीजनेटेड होगा, तो किसके पास लेके जाएंगे हमारा, डीऑक्सीजनेटेड। यस ऑक्सीजन ब्लड के पास तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, उसके साथ थोड़े ना ऑक्सीजनेटेड वाले के पास लेके जाएंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो डीऑक्सीजनेटेड के पास गया और वहीं से फिर वो किसके पास चला जाएगा, टिश्यू के पास चला जाएगा। जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड के पास आया, ब्लड हमारा कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनते ही 95 हाई हो गया ना, और हाई से लो की साइड मूव कर गया, हाई से लो की साइड मूव किया। फिर हमारे पास ऐसी एल्वेलाई है, एल्वेलाई से किसके पास आया अभी ये, डीऑक्सीजनेटेड के पास ले आओ, ऑक्सीजनेटेड के पास ले आओ। एंड देन फिर इसके पास हमारा जैसे ही ये ब्लड के पास आया, तो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड है अभी। अब हमें उसको क्या करना है, टिश्यूज के पास ऑब्वियसली CO2 ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। तो ये हाई है, तो यहाँ से हमारा ये ऐसे चलता रहेगा। अब याद करने का तरीका, अब आप बोलोगे मैम सारे के सारे आ जाते हैं क्या, सारे नहीं आते, बस कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत रेयर होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो लेकिन अगेन हमको याद रखना है, मैंने तो इसको ऐसे करके याद किया हुआ था, ऐसे एरो बना लेना। लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना, पहले डीऑक्सीजनेटेड है फिर ऑक्सीजनेटेड है, तो पहले ऐसे सीक्वेंस याद कर लोगे तो 40-40 लिख डालोगे आप खुद से। फिर यहाँ पे 45 95 45 ये याद रख लेना, 45 95 45। मैंने तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड करके रखा है। आपको याद रहेगा ही रहेगा। ये 159 कैसे निकालेंगे, किसी को पता है, पार्शियल
oxygen of our gas. ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 21%. 760 into 21 by 100 आंसर आ जाएगा 159 mmHg। आ गया? नहीं याद करना? Yes, ma'am, निकल. ठीक है, 159। एल्वेलाई में कितना है? 104। और हमारा CO2 का कितना है? 40। आओ जरा देखो बना के। सबसे पहले O2 देन CO2। O2 का पार्शियल प्रेशर 159, CO2 का 0.3. ये कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। अब हमको एटमॉस्फेयर से कहाँ लेके आना है? लंग्स में लेके आना है। तो लंग्स में 159 से कितना है इसका? 104. यहाँ पे हमको ये ऐसे एरो बनाना था। ठीक है, 40 हमारा। लंग्स के बाद पहले हमारा डीऑक्सी, 40 आएगा. फिर ऑक्सी, फिर हमारा टिश्यू। तो इधर भी हमारा 40 था, ऑक्सी में भी हमारा 40 और इधर टिश्यूज में हमारा 40 हो जाएगा। तो 40 40 इधर कितना? 45 हो गया। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना टेबल बनाने का, ऐसे ऐसे करके देख लेना। और जनरली पता है क्वेश्चन कैसे देंगे वो आपको? ये टेबल अगर दे दिया ना, यहाँ पे ब्लैंक करके दे देंगे, यहाँ पे ए लिख के दे देंगे, यहाँ पे बी लिख के दे देंगे, ऐसा कर देंगे। कराओगे क्वेश्चन? Yes, ma'am. चलो, अब क्वेश्चन इस डायग्राम वाले बेस पे आ जाता है कभी कभी। देखो इस डायग्राम में ये भर के दिया हो ना इन्होंने, 104 40 एल्वेलस, ये पुल्मोनरी वेन है, पुल्मोनरी। अब ये वेन आर्टरी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं भूले हो ना अब तक? No, ma'am. जो हार्ट से ओरिजिनेट होती है, एक वो जो हार्ट से ओरिजिनेट होती है, एक वो जो टिश्यू से ओरिजिनेट होती है। हार्ट से ओरिजिनेट होती है उनको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, सॉरी आर्टरी। मैम पल्मोनरी तो मैम लंग से होगी ना? मैम हार्ट से आर्टरी ओरिजिनेट होती है और टिश्यू से भी। मैम क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। मैम मेरा क्वेश्चन हार्ट से ओरिजिनेटेड जो पाइप्स हैं उनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैम. आर्टरी बोलते हैं. हार्ट से तो आर्टरी नहीं होती है। वेन. सिर्फ ये याद रखना और कुछ मत याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाती है, वेन क्या, कुछ नहीं याद रखना। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। और भाई इधर ये आपके लंग्स है। हार्ट से लंग्स तक ब्लड आ रहा है। हार्ट से कोई चीज निकल रही है और वो ब्लड को लेके आ रही है। तो हार्ट से निकल रही है, इसका नाम क्या होगा? आर्टरी। मत याद रखो, हार्ट से निकल रही है आर्टरी है। यहाँ पे वेन से कुछ निकल रही है और जाके लंग्स को कोई चीज ट्रांसफर कर रही है, तो इसका नाम वेन होगा. वेन होगा। अब हार्ट हमारे लंग्स को कैसा ब्लड देगा? मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। और ये किसको दे रहा है? लंग्स को। तो इसका नाम क्या रख दिया हम? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। और लंग्स हमारे हार्ट को कैसा ब्लड देंगे? हमेशा ऑक्सीजन. तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? पल्मोनरी वेन। और ये कैसा ब्लड दे रही है? ऑक्सीजनेटेड। ये समझ में आ गया हमको। अब नेक्स्ट चीज है, ये हमारे पास है इधर टिश्यू, ठीक है। हार्ट से कुछ चीज निकल रही है और वो टिश्यू तक लेके जा रही है। हार्ट से निकल आर्टरी. नाम सिस्टमैटिक आर्टरी। हार्ट से निकल रही है, कैसा ब्लड लेके जा रही होगी? ऑक्सीजनेटेड। हुआ ना कॉन्ट्रडिक्शन? यहाँ पे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है, यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सी लेके जा रही है।
हुआ ना। अब टिश्यू से कोई चीज निकलेगी और वो वेन्स लंग्स होगी, को ब्लड देगी हार्ट को, तो टिश्यू से निकल रही है कोई चीज, वेन होगी, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड देगी हार्ट को? डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे हमारा वेन कैसा ब्लड दे रही है हार्ट को? डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या याद रखना है? सिर्फ ये चीज याद रखनी है, जो हार्ट से निकलता है वो, जिसका ओरिजिनेशन हार्ट से होता है वो आर्टरी, जिसका ओरिजिनेट टिश्यू से होती है वो वेन। अब वो टिश्यू, लंग्स में टिश्यूज है, बाकी हमारी बॉडी वाले सारे पार्ट्स, हर कोई टिश्यू है। ठीक है, समझ में आया? तो पल्मोनरी वल्मोनरी वाला याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। कभी भी कंफ्यूज हो, ये वाली चीज डायग्राम बना के देख लेना। इतना याद है ना, लंग्स तक कुछ आ रहा है तो डीऑक्सी होगा ऑब्वियसली, लंग्स हार्ट को दे रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑक्सी होगा, टिश्यू से कुछ हार्ट तक आ रहा है तो वो हमेशा डीऑक्सी होगा। इतना तो कॉन्सेप्ट हमको बेसिक बेसिक आते ही है। अब देख लो इस वाले डायग्राम को, ये क्या दे रहा है हमको बेटा? वो वेना कावा इनका नाम है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये जो है ना आपकी, ये वेन, इसी का नाम हमने रख दिया है वेना कावा, और इस आर्टरी का नाम आयोटा। अपर बॉडी से लेके आएगी सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी से आएगी इंफीरियर वेना कावा ना। पढ़ाया तो पल्मोनरी ट्रंक, पूरा पल्मोनरी ट्रंक बनाती है। आयोटा में भी होता है, वॉल्व्स वगैरह बताई थी। यस मैम, 3 वॉल और 2 वॉल। अब नहीं करते हो तो भाई इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, प्रॉपर रिवीजन करते रहा करो। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन है हमारे पास, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आ रही होगी? वेन, वेन टिश्यू से निकल के आ रही है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। क्या नाम है? आर्टरी नाम है। अब आर्टरी क्या, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हार्ट से ओरिजिनेट होती है हमेशा आर्टरी। अब ये कैसा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड। बताना जरा, हमने सही लिखा है कि इधर भी पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड लिखा था क्या? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। तो आपसे कभी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में पूछ ले कौन सा ब्लड लेके आ रही है, लेके जा रही है, बता दोगे ना सिंपल? चलो, इतना हमको हो गया ये चीज क्लियर। अब जल्दी से ना मेरे को वो बता दो आप लोग परसेंटेज, जिसको भी याद है। एक तो मेरे को ऑक्सीजनेटेड वाले का बताना है आपको, देन आप मेरे को डीऑक्सीजनेटेड का बताओगे। ऑक्सीजनेटेड में हमारे पास जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है? तो उसमें आरबीसी कितना % कंट्रीब्यूट करता है? रेशियो बताना है। 97%। 93%। 97%। और हीमोग्लोबिन आरबीसी हीमोग्लोबिन बात एक ही है, हीमोग्लोबिन सॉरी प्लाज्मा 3% होता है। 7%। 3% होता है। 3%। और CO2 के लिए हीमोग्लोबिन मतलब 20 to 25%। 25 कुछ अप्रोक्स 7%। 7%। और बाकी बाइकार्बोनेट 70%। 70 या 75 के अराउंड हम इसको मानते हैं, 70 to 75 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा है ना, तो 70 से 75 इसको लिख देते हैं। क्लियर? ओके। यस मैम। यहीं पे एक और चीज समझ लो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब मेरे को जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनवाना है तो आई नीड ना कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो हाई होना चाहिए, पार्शियल CO2 लो होना चाहिए। यस मैम। टेम्परेचर लो होना चाहिए। अब CO2 लो है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी खुद से ही लो हो जाएगा। यस मैम। CO2 एसिडिक गैस है, तो एसिडिक गैस है तो हमारा pH कैसे हो जाएगा? कम। लो लो ज्यादा होगा। बेसिक कंडीशन आ जाएगी, pH ज्यादा हो जाएगा। ये चीज समझ में आया?
यस मैम। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कम हो ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। कम होएगी। मैम pH ज्यादा हो जाएगा, H प्लस कम। है ना, बेसिक मीडियम है तो H पॉजिटिव कम हो जाएगा। और मेरे को इसको डिसोसिएशन कराना है, ये एसोसिएशन हो जाएगा। मैम पूरा उल्टा कर दो। पूरा उल्टा बना दो। CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी, CO2 हाई, CO2 ग्लोबल वार्मिंग कराता है, टेम्परेचर हाई कर देगा, और CO2 एक एसिडिक गैस है तो pH को डिक्रीज करा देगा। pH कम है इट मींस हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और मीडियम एसिडिक है। बन जाएगा। इसको हम शिफ्ट का नाम देते हैं, इसको कुछ शिफ्ट बोलते हैं, इसको कुछ शिफ्ट बोलते हैं। देखो बताया था, बनवा रहे हैं, बनवाना, बी फॉर बनाना, बी फॉर बहुत से। मैम थोड़ा थोड़ा तो स्ट्राइक कर रहे हैं तो पूरा नाम नहीं याद आ रहा। नहीं। मैम बोल शिफ्ट उसमें होता है, ये CO2 वाले गैस में कहते हैं मैम। मैम एक तो हेल्डेन, एक क्या तो कर रहे हैं? हेल्डेन शिफ्ट होता है। HbO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इधर हम HbO2 का डिसोसिएशन। ब्रेक डाउन कर रहे हैं ब्रेक डाउन। अब बताओ, अब नाम याद है, जिधर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम याद रखते हैं FSH। FH से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, FSH FH। फॉर्मेशन हेल्डेन। हेल्डेन। हेल्डर इफेक्ट, ठीक है। और इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलेंगे, राइट शिफ्ट बोलेंगे? लेफ्ट शिफ्ट। बोलेंगे, ठीक है। इधर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन मीन्स बोहर इफेक्ट। और इफेक्ट और राइट शिफ्ट। और इफेक्ट ये और लेफ्ट राइट होता है। और ये राइट शिफ्ट। मैम इससे सिग्मॉइड कर्व बनता है ना। रखोगे? हाँ वो भी बताऊंगी अभी। लेफ्ट और राइट कैसे याद रखोगे आप? ये लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं फॉर्मेशन को, राइट शिफ्ट ब्रेक डाउन को बोलते हैं। याद कैसे रखोगे? मैम नॉर्मल कर्व से अगर ऊपर गया तो लेफ्ट शिफ्ट, नीचे आया तो राइट शिफ्ट। हाँ वो तो ऑब्वियसली याद रख लोगे, लेकिन ऐसे ये कैसे याद रखोगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाला रखेंगे, डीऑक्सी वाला, फिर जो लेफ्ट साइड उसको लेफ्ट रखेंगे, राइट है उसको राइट रखेंगे। हमारे मैं नॉर्मली आता है। सुनो, हार्ट के लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। तो इधर लेफ्ट साइड में भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनवा रहे हैं, यस मैम। यस मैम। और इधर राइट शिफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको। डीऑक्सीजनेटेड। याद रहेगा अब से लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट? यस मैम। ऑक्सीजनेटेड। लिख लो इसको, भूल जाओगे नहीं तो 101%। जो हम याद करने की चीजें बना रहे हैं ना, जो निमोनिक छोटे छोटे बना रहे हैं, नोट्स में लिख लो, हिंदी में लिखो, जैसे मर्जी है वैसे लिखो। जैसे वैसे ना कि ये लेफ्ट लिखा तो हार्ट के अंदर क्या होता है? हार्ट के अंदर लेफ्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो राइट में हार्ट रिसीव डीऑक्सी। ब्लड। चलो हो गया इतना, ये मैंने आपको बता दिया प्रॉपर। अब ये जो CO2 वाला है ना, वो हैमबर्गर फेनोमेनन आपको याद होगा। हैमबर्गर हैमबर्गर याद आया कुछ? हाँ मैम। यस मैम। मैम याद है। कैसे प्रोसेस कराते थे वो आपका देखो फटाफट से बता देती हूँ आपको इसको भी मैं। हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो पहले CO2 के साथ कंबाइन करता था और क्या करके HbCO2 बनवा लेता था हीमोग्लोबिन। लेकिन कभी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जब भी ट्रांसफर होता था कैसे होता था? CO2 प्लस H2 बना के H2CO3 बना लेता था। कौन सा यूज होता था? कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्राइड। हाइड्रेज हमारा एंजाइम। और फिर इसी का ब्रेक डाउन हम किस में करा देते थे? HCO3 नेगेटिव माइनस और H+।
और ये HCO3 नेगेटिव किसके अंदर चला जाता था? प्लाज्मा में और फिर प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्लोराइड होते थे, वो क्लोराइड यहाँ से निकल के आरबीसी में चले जाते थे। इसको हम बोलते थे क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेनन। अगेन 7% किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा के थ्रू 75% कार्बोनेट 25% आरबीसी हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर होता है। यहाँ तक हम लोगों को याद हो गया। अब मेरे को ये बता दो, आपके न्यूरल रेगुलेशन वाली चीज, न्यूरल रेगुलेशन में मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर और आपका पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर, 2 रेस्पिरेटरी सेंटर मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। इसका पूरा वो फ्लो चार्ट बनवाया था ना, उसी फ्लो चार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कीमो सेंसिटिव एरिया भी आप लोगों को पता है। कीमो सेंसिटिव एरिया किस चीज के लिए सेंसिटिव होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कीमो सेंसिटिव एरिया हाई इसका मतलब जब आपकी बॉडी है ना, ऐसा होता है ना, मतलब हमारी बॉडी क्यों ऑक्सीजन को अपनी बॉडी लेके आएगी, क्यों हम इंस्पायरेशन करेंगे कि भाई हमारी जो टिश्यूज है इतना ज्यादा CO2 बनाते जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर CO2 बनता जा रहा है। अब CO2 बन रहा है तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक। H पॉजिटिव की बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो ये सारा का सारा सिग्नल देंगे किसको? हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया कौन सा होता है? आपने आयोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज के बारे में पढ़ा होगा। जो आपकी आयोटा होती है ना, ये आयोटा ना होती है, वो इन्हीं के ऊपर आपकी आयोटिक बॉडीज होती है, इन्हीं के ऊपर आपके कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं। ये जैसे हाई CO2 H पॉजिटिव ये सिग्नल देते हैं आपके ब्रेन को। अब फिर ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन क्या कराना शुरू कर देता है? आपका इंस्पायरेशन कराना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ आ गया? डिसऑर्डर सबको पता है। डिसऑर्डर्स में सिंपल सी चीज है हमारा अस्थमा में क्या होता है? ऐसे ही नहीं बढ़ना है, अच्छे से। अस्थमा का मतलब आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एम्फाइसीमा में क्या होता है? आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे? एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उससे एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएंगी और वही आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसी के थ्रू डिफ्यूजन होता है, वो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में वो पता है फाइब्रोसिस एंड सिलिकोसिस। यस मैम। प्रोसेस हम पढ़ता है फाइब्रोसिस एंड सिलिकोसिस, जिसकी वजह से आपके लंग्स वगैरह, स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग वगैरह वाले एरियाज में जो लोग काम करते हैं उनको सबसे ज्यादा ये होता है। ठीक है, यस मैम। फिनिश चैप्टर। यस मैम। यस मैम। क्या करना है आप लोग? होमवर्क सुन लो। अच्छा, आप लोगों का आज का डेली टारगेट क्या था? डेली टारगेट प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और एक्सक्रीशन वाला। एक सेकेंड, लेट मी चेक। मैम एक्सक्रीशन और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है। ना एक्सक्रीशन वाला मत करना अभी। एक्सक्रीशन की जगह पे मैंने आज आपको ब्रीथिंग वाला चैप्टर करा दिया ना। आप ये ब्रीथिंग वाला आप लोगों ने 15 दिसंबर को किया था, जिस दिन हमने टारगेट दिए थे, पहले दिन ही। हाँ, यस मैम। उसके बाद से आज आप लोगों का रिवीजन हो गया है ये अच्छे से यस मैम। हमारा। और इसके अलावा मैंने आपके लिए YouTube पे एनाटॉमी वाला चैप्टर और वो वाला फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये वहां पे मैंने NCERT 1 शॉर्ट्स डाल दिए थे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला भी मैं एक बार करा ही दूंगी आपका वहां पे। मैम एनिमल किंगडम भी करा देना। एनिमल किंगडम तो एनिमल किंगडम बेटा 1 शॉट में विल ट्राई कि हो जाए। बिलामित के तो बट हाँ इतना है, मैंने सोचा मैं सारे चैप्टर कराऊंगी। तो आप क्या करना ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला चैप्टर मत करना आज। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, वरना उसको छोड़ देना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला कर लेना। तो कल की क्लास में क्या करूंगी मैं, पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला सिर्फ 15 मिनट में रिवाइज कराऊंगी, जैसे हमने एक बार किया था ना अभी लास्ट क्लास में, काफी सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए थे वर्बली, वैसे रिवाइज कराऊंगी मैं ऑर्गेनिज्म। तो अगर पढ़ के आओगे तभी समझ में आएगा वो चैप्टर, ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर ऐसे तो सब सर के ऊपर से जाएगा।
मैम जितने इकोलॉजी के चैप्टर है मेरे हो चुके हैं, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी पढ़ा, लेकिन अभी एमटीजी के क्वेश्चन लगाती तो लग जाते हैं, तो फिर मैम उसके मैं एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करूँ या नोट्स रिवाइज करूँ? नहीं, नोट्स शॉर्ट, इसीलिए बोलती हूँ ना, शॉर्ट नोट्स बना के रखो हर चैप्टर के। तो जब भी रिवीजन का टर्न आएगा तो पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, पूरे नोट्स नहीं पढ़ने, शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहो बार बार। ओके मैम। रिवीजन का मतलब शॉर्ट नोट्स। तो क्या कर लेना, आपका जो सोल्यूशन वाला चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसको बहुत अच्छे से कवर अप कर लेना। इवन सुबह से आप लोग कर रहे हैं अब तक तो बहुत आसानी से हो गया होता। हाँ मैम, बस हो गया। क्वेश्चन थोड़े बहुत रह गए, बाकी फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लिए थे। करते रहना उस चीज को आप लोग। सोल्यूशन वाला चैप्टर कल की क्लास में देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, तो मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट ही रिवाइज कराऊंगी कल की क्लास में आपको, ये करना, ठीक है। एंड फिर 3rd ऑफ जैन को हमारा उसके इकोलॉजी के 2 चैप्टर हैं। 3rd ऑफ जैन को फिर मैं आपका एक्सक्रीशन वाला कराऊंगी, एंड देन विल ट्राई कि एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम लेके पूरा इकोलॉजी फिर मैं आपका रिवाइज करा दूंगी। मैम कल भी क्लास लोगे या इवनिंग? मैम कल कितने बजे होगी क्लास? कल भी क्लास इसी टाइम रख लेंगे 4 बजे। आज तो मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा था इसलिए मुझे हाफ आवर शिफ्ट मैम 4 बजे। कल की क्लास में आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी होगी ना आपसे पहले, तो मैम ने बोला 15 मिनट किस टाइम होगी केमिस्ट्री की? मैम 2 बजे से होगी। कल 2 बजे है केमिस्ट्री की? आज भी थी मैम, कल भी है, तो मैम ने बोला कि 15 मिनट लेट हो जाए बायो क्लास। ये मैम उससे पहले ले लीजिएगा। नहीं, खुशबू मैम ने, अच्छा आज भी हो चुकी, लेकिन खुशबू मैम ने तो 7 बजे का भी लिंक शेयर किया। अच्छा 7 बजे भी क्लास है? हाँ मैम। वैसे मैम आज 7 बजे भी है। हाँ तो 7 बजे तो कल विल कल 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 हम सुबह रख ले फिर क्लास यस मैम, हो मैम। जाएगा। 10 मैम, बजे। वैसे ही लेंगे मैम ऑर्गेनिज्म आज। 10 बजे यही टाइम रखना नहीं मैम, सुबह से ही रहेगा। मैम। 10 सुबह है ना, सुबह ही फ्री हो जाओगे फिर आप लोग। यस मैम। हम सुबह फिर फिजिक्स करते हैं, सुबह का माइंड फ्रेश रहते है इस समय, इसलिए। 10 बजे से पहले भी तो बहुत टाइम है मनीषा, ओके मैम। उससे मैम पहले कर लो। 7 जन को टेस्ट है। हाँ 7 जैन को ऑफलाइन टेस्ट होगा आई गेस, बट होना चाहिए आई एम श्योर। मेरा 45 से एक्चुअली नेक्स्ट क्लास है। मैम टेस्ट मतलब टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? हाँ मैम।